आज की कहानी एक ऐसे साइको सीरियल किलर की कहानी है जिसने पूरे मुंबई शहर की नींद को उड़ा दिया था। 1960 के दशक में मुंबई एक ऐसा शहर था जहां पर देश भर के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में आते थे। वजह यह थी कि लोगों को हर तरह का काम यहां पर मिल जाता था। हालांकि जिन लोगों के पास किराए पर रहने की व्यवस्था नहीं होती वो फुटपाथ को अपना सहारा बना लेते थे। लेकिन 1960 का दशक मुंबई के फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों के लिए काल साबित हुआ, क्योंकि उस समय पर मुंबई शहर में एक ऐसा साइको किलर आया था जिसने पता नहीं कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये बात है 1960 के दशक की। मुंबई उस समय पर बॉम्बे हुआ करता था, लेकिन मलाड के गोरे गांव जोगेश्वरी के इलाके में अचानक एक के बाद एक हत्याएं होने लगी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि हत्या करने का तरीका लगभग एक सा था। रात में सोए हुए लोगों पर अचानक कोई तेज वार से हमला करता और उनकी हत्या कर देता था। हत्या किए गए अधिकतर लोग गरीब और फुटपाथ पर सोने वाले लोग थे। जब हत्या की वारदातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई तो पुलिस को हरकत में आना पड़ा और पुलिस को छानबीन करनी पड़ी। उस दौर में हत्यारे का खौफ इतना बढ़ गया था कि हर रात 2000 के आसपास पुलिस वाले रात को गश्त लगाते थे। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, लेकिन सबूत के अभाव में सब छोड़ दिए गए। पुलिस के हाथ में अभी तक कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो किसी को गिरफ्तार कर पाती। कुछ समय तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर 1965 में ये केस रमाकांत कुलकर्णी के पास आया। कुलकर्णी क्राइम ब्रांच के नए नए हेड नियुक्त किए गए थे। उन्होंने इस केस की छानबीन शुरू की। छानबीन चलती रही और इसके 3 साल बाद एक घटना हुई। तारीख 27 अगस्त 1968 थी। क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर एलेक्स पिहालो बस का इंतजार कर रहे थे। तभी खाकी शर्ट और लंबी नीली कमीज पहनकर एक शख्स उनके सामने आता हुआ दिखाई देता है। पिहालो को उस पर कुछ शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगा। पिहालो ने देखा कि उसके हाथ में एक छाता था जो कि गीला था, जबकि उस समय पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। पिहालो ने उससे इस बारे में सवाल करने का सोचा, लेकिन उस आदमी ने जवाब में बताया कि वो चिचोली मलाड से आ रहा था जहां पर बारिश हुई थी। मलाड का नाम सुनकर पिहालो का एंटीना खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे पहले बताया हत्या की घटनाएं उसी इलाके में हुई थी। शक का एक और कारण उसकी उंगली में लगा मेटल का वो छल्ला था जिसे दर्जी सिलाई करते हुए पहनते हैं ताकि सुई उंगली में ना चुभे। और कुछ रोज पहले मलाड में एक दर्जी की हत्या भी हुई थी, इसलिए पिहालो का शक और बढ़ गया। उन्होंने उसे थाने ले जाने की सोची। पिहालो ने उससे अपनी जीप में बैठने को कहा और वो बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ भी गया। पुलिस स्टेशन में उसकी उंगली के निशान की जांच की गई तो पता चला कि ठीक यही निशान कुछ रोज पहले कत्ल के घटनास्थल से मिले थे। पक्का हो गया कि ये वही शख्स है जिसने खून किया था, और उस आदमी का नाम था रमन राघव। कई सालों से वो हत्याएं कर रहा था, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब खुद रमन राघव ही दे सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड्स में जब उन्होंने रमन राघव की तहकीकात की तो उन्हें पता लगा कि वो इससे पहले भी कई बार चोरी डकैती के मामलों में जेल गया था। रमन राघव के अलावा उसके कई और नाम भी थे, जैसे सिंधी दलवाई, तलवाई अन्ना, थम्बी वेलुस्वामी आदि। गिरफ्तारी के समय उसके पास से चश्मा, 2 कंघियां और एक कैंची और अगरबत्ती का स्टैंड और 2 कागज जिन पर गणित के कुछ निशान बने हुए थे, वो सब सामान उससे मिला था। इसके अलावा पुलिस के पास उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। कई दिन तक हुई कुटाई के बाद भी वो मुंह खोलने को तैयार ना हुआ। फिर एक रोज उससे पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, तो उसने झट से जवाब दिया कि मुर्गा। उसकी यह फरमाइश पूरी करने के बाद पुलिस अफसर ने उससे एक और बार पूछा कि और कुछ चाहिए। इस बार उसने जवाब दिया कि उसे एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए। जब पुलिस वाले ने जवाब दिया कि कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, तो उसने कुछ और चीज़ों की मांग रखी, जैसे कि नारियल का तेल, कंघी और शीशा। ये सब लाकर उसे दिया गया। तेल की शीशी खोलकर उसने उसमें से तेल निकाला और पूरे बदन पर मल दिया।
इसके बाद उसने कंघी से अपने बाल बनाए और कुछ देर बाद तक वो शीशे में खुद को निहारता रहा। इसके बाद वो पुलिस को अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो गया। उसने पुलिस को उस जगह का पता बताया जहां उसने अपने हथियार छिपाकर रखे थे। वहां कुछ चाकू, क्रोबार और कुछ तेज हथियार पुलिस के हाथ लगे। उसने बताया कि इन्हीं हथियारों से उसने 41 लोगों की हत्या की है, जिसमें उसकी सगी बहन भी शामिल थी। उसकी बातों से पता चलता था कि उसमें मनोरोग के लक्षण हैं, खासकर सेक्स के प्रति ऑब्सेशन और औरतों के प्रति नफरत कूट कूट कर उसमें भरी हुई थी। मसलन जब उसे मनोवैज्ञानिक के पास भेजा गया तो उसने बताया कि वो एक दूसरी दुनिया के मालिक कानून का प्रतिनिधि है और सब लोग उसे सेक्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बातचीत में वो बार बार कहता गया कि वो 101% पुरुष ही है, और भी उसने बहुत सारी बातें बताई थी जो कि हमने आपको शुरुआत में बता दी है। अब हम आपको बताते हैं कि रमन राघव सीरियल किलर कैसे बना, लेकिन क्या वो हमेशा से ही ऐसा था? रमन राघव सीरियल किलर बना कैसे, ये जानने के लिए हमें उसकी पूरी जिंदगी के बारे में जानना होगा। रमन की जिंदगी के बारे में खुशवंत सिंह ने अपनी किताब पोर्ट्रेट ऑफ ए सीरियल किलर में बताते हुए कहा है कि रमन को हत्या और चोरी करना उसके पिता ने सिखाया था। वो तमिलनाडु के तिरुवैली जिले के एक गांव से आता था। उसे अपने पिता से अच्छा खासा लगाव था, लेकिन औरतों से उसका संबंध कभी अच्छा ना रहा। उसकी शादी उसकी अपनी ही बहन की बेटी से तय हुई थी, जिसका नाम गरुणमा था। शादी के कुछ वक्त बाद ही रमन को चोरी के एक मामले में जेल हुई, और जब वो रिहा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी एक दूसरे आदमी के बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई थी। इसके बाद उसकी शादी एक और लड़की के साथ की गई, लेकिन यहाँ भी ठगे जाने का एहसास हुआ जब पता चला कि वो लड़की किसी और के द्वारा ठुकराई गई थी, जिससे उसे एक बच्चा भी था। आगे चलकर उसने मुंबई में एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी की। यहाँ भी उसे एक बुरा अनुभव हुआ। जिस दोस्त के साथ वो मुंबई में रहता था, एक रात उसकी पत्नी ने उसके साथ सेक्स की इच्छा जताई और उसने इनकार कर दिया, लेकिन अगली सुबह उसी औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। शायद इन्हीं घटनाओं के कारण उसका मन औरतों के प्रति नफरत और सेक्स के प्रति मन भर गया था। पुलिस हिरासत में सेक्स के बारे में बात करते हुए एक बार उसने डॉक्टर से कहा था कि जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंसान को सेक्स की। एक दूसरे मौके पर डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो, तो इसका जवाब उसने दिया कि नहीं, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ। जब पूछा गया कि क्यों, तो इस पर उसने कहा क्योंकि भगवान औरतों की तरफदारी करता है। 1964-65 के बीच पहली बार उसने लोगों की हत्या करना शुरू किया। कई बार औरतों का रेप भी किया और भी कई घटनाएं हुई। एक बार उसने एक झोपड़ी में घुसकर पूरे परिवार को मार डाला था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हत्या करने से पहले वो कुछ भी नहीं सोचता था। हालांकि एक बार उसने डॉक्टर को बताया था कि उसके मन में हत्या करने के संदेश आते हैं और वो हत्या कर देता है। इसके अलावा मर्दानगी के प्रति भी उसके मन में सनक पैदा हो गई थी। एक बार जब जेल में बाल काटने वाले ने गलती से उसकी थोड़ी सी मूंछ काट दी तो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। जेल में रहते हुए उसने अधिकारियों को ऑफर दिया था कि अगर उसे 1 साल की बेल दी जाए और साथ में एक औरत, तो वो किसी का खून नहीं करेगा। और साथ ही उसकी कुछ शर्तें भी थी, जैसे कि औरत 30 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, चाहे तो वो प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ सेक्स के मतलब था। उसे किसी औरत के खाना पकाने आदि काम करने से कोई मतलब नहीं था। उसने 41 कत्लों की बात स्वीकारी थी, लेकिन पुलिस का मानना था कि उसने इससे भी ज़्यादा हत्याएं की थी। इस मामले में सरकारी वकील द्वारा उसे सजाए मौत देने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने उसे मानसिक रूप से बीमार मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। उसे पुणे के येरवडा जेल में भेजा गया, जहां उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में इलाज चलने लगा। 1995 में राघव की ससुन हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से मौत हो गई और यहीं पर उसकी कहानी का अंत भी हो गया। साथ साथ इतने लोगों की हत्या का आरोपी भी हमेशा के लिए उन लोगों से दूर हो गया। तो ये थी सबसे मशहूर सीरियल किलर रमन राघव की कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।